विजय तिलक देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता। और उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और यूपी भाजपा कोर कमेटी के बीच बैठक खत्म हो गई है। बुधवार शाम 4 बजे से भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष के अलावा योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। आपको बताएं, इस बैठक में होली के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के अलावा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर मंथन के साथ ही जल्द होने वाले विधान परिषद के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो देखिए, 6 घंटे तक ये मैराथन बैठक हुई और एक दो नहीं बल्कि कई अहम चीजों पर मंथन का दौर चला। जीत और उसका विश्लेषण, नई सरकार की गठन, उसके मंत्रिमंडल का स्वरूप और इसके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 6 घंटे तक लगातार यह बैठक चली है। मैराथन बैठक के दौर के बाद ही फैसला लिया गया है, यह बताया जा रहा है, जिसे होली के बाद सामने रखा जाएगा। शीर्ष नेतृत्व ने बैठ करके लगातार इस बैठक में मंथन किया है और आपको बताएं कि बड़ी बैठक अब ये खत्म हो चुकी है। 6 घंटे तक शीर्ष नेतृत्व और यूपी कोर कमेटी की यह बैठक चली, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा, जैसे कि शपथ ग्रहण की तारीख, मंत्रिमंडल का स्वरूप और यूपी सरकार के गठन को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जीत के बाद सहयोगी दलों की भूमिका, जीत का विश्लेषण, ये तमाम चीजें इस मीटिंग में डिस्कस की गई हैं। फिलहाल 6 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग के खत्म होने की खबर मिल रही है। तो देखिए, लगातार 6 घंटे तक ये बैठक चली, जहां पर अब माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम वो बड़ी चीजें डिस्कस कर ली गई हैं और अब होली के बाद सार्वजनिक होंगी वो तमाम बड़ी जानकारियां जो इस बैठक में मंथन के बाद बड़े फैसले जो लिए गए हैं। लगातार 6 घंटे तक बैठक चली है। सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में यह बड़ी बैठक थी और बड़ी खबर यह है कि यह बैठक 6 घंटे तक चलने के बाद खत्म हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व और यूपी कोर कमेटी की इस बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख, मंत्रिमंडल समेत कई अहम मुद्दों को पटल पर रखा गया। चर्चा मंथन के दौर के बाद माना यह जा रहा है कि 6 घंटे के भीतर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। यूपी में राजभर समुदाय के लोगों को जल्द ही अनुसूचित जनजाति में जगह मिल सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए यूपी सरकार से इस प्रस्ताव की सिफारिश केंद्र सरकार से करने के बारे में उचित फैसला लेने को कहा है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को इसके लिए 2 महीने का वक्त भी दिया है। अगर यूपी सरकार प्रस्ताव भेजती है और केंद्र सरकार उसे मंजूरी दे देती है, तो राजभर समाज के लोग ओबीसी से बाहर निकल के एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आ जाएंगे और उन्हें आरक्षण का फायदा ज्यादा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 अक्टूबर को यूपी के समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर राजभर समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। कई महीने बीत जाने के बावजूद जब यूपी सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की, तो जागो राजभर जागो समिति नाम की संस्था ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। अर्जी में यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी और इसी अर्जी के बाद आज ये बड़ा आदेश कोर्ट की ओर से आया है। यूपी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण आगे भी जारी रखने की तैयारी में है। इसके लिए खाद्य विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज भी दिया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ऐसी खबर है। इस योजना का फायदा प्रदेश की जनता को मिला और इसका असर चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक के लिए जारी रखना था। लेकिन कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर जो प्रभाव पड़ा था, उसे देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया था।
इस हिसाब से इस योजना को इसी महीने में समाप्त होना है, लेकिन अब सरकार इसे फिर आगे विस्तार देने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्रों की माने तो खाद्य विभाग ने शासन के निर्देश पर ही ये प्रस्ताव तैयार किया है। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रस्ताव गया है शासन? देखिए, खाद्य तेल और दाल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और सामान्य जन जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से दिसंबर से मार्च तक के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें एनएफएसए के आच्छादित लाभार्थियों को फ्री 1 किलो नमक, 1 किलो एडिबल ऑयल और 1 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। इस योजना का काफ़ी व्यापक असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है और काफ़ी पॉपुलर ये योजना हुई है। वर्तमान में भी इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए ये एडिबल ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो उनका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसको देखते हुए ये प्रस्तावित है कि ये योजना जो है अगर आगे विस्तारित की जाती है तो उसका लाभ जनजीवन जो जन सामान्य को काफ़ी मिलेगा और मूल्य नियंत्रण में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। इधर इकाना में होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इकाना स्टेडियम का मुआयना भी किया। इस दौरान उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अमला योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों में जुट गया है। स्टेडियम पर पुलिस का कड़ा पहरा है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और बाकी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद रहे। उनके साथ में अगर बात करें तो एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, इसके अलावा लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जेसीपी पीयूष मोडिया और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहे। लंबी चौड़ी इस बैठक में जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तारीख भले फाइनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रखी जाए, किस तरह से यहाँ पर तैयारियों को अंजाम दिया जाए, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। अगर बात करें बैठक की तो जो पहले राउंड में जब बैठक का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी एलओ यहाँ से निकल कर गए और उसके बाद में इन दोनों अधिकारियों के जाने के बाद भी जिला स्तर पर अगर बात करें तो डीएम, पुलिस कमिश्नर, जेसीपी जो लखनऊ के हैं, इनकी एक बैठक अंदर जारी रही, जिसमें एडीसीपी और पुलिस के तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे और इन लोगों ने एक पूरा खाका खींचा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियों को अंजाम दिया जाना है। और यहाँ से अभी कुछ वक्त पहले ही ये सभी अधिकारी यहाँ से निकले हैं। तो कुल मिलाकर इकाना स्टेडियम में योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने के लिए निश्चित रूप से जो भव्य समारोह होना है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इन सभी पहलुओं को लेकर एक लंबी चौड़ी बैठक की गई। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा गठबंधन की हार पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल का कहना है कि हमें भाजपा की चालाकियों और बेईमानी से चुनाव हम हारे हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि सपा का गठबंधन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया। अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती और समय से टिकट बांट दिए गए होते तो भाजपा 100 पर होती और हम 300 पर। हमारा जो संगठन था समाजवादी पार्टी का, मुकाबला नहीं कर पाए। 5 साल में अगर बूथ कमेटियां तैयार होती, और समय से टिकट फाइनल हो जाता, हमारी जो राय है, व्यक्तिगत हमारी जो राय जी, अगर समय से टिकट भी हो जाता, लास्ट टाइम नहीं पहले जो टिकट यहाँ पर जिसने 5 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, बूथ कमेटियाँ बनाई हैं गांव-गांव जा कर के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी 100 पार न कर पाती और समाजवादी पार्टी 300 पार करती। लखनऊ में आज बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुगनू वालिया के घर की कुर्की कराई गई। दरअसल लखनऊ में एक रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के मामले में जुगनू वालिया फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। आलमबाग थाना पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के घर पर दोपहर में कुर्की की कार्रवाई की।
पुलिस ने घर के सामान की लिस्ट बनाकर सब कुछ जब्त कर लिया है। साथ ही घर के कमरों पे अपना ताला डाल दिया है। वो जरा लेके आना। तो यूपी में भाजपा सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर आज मुरादाबाद से भी सामने आई। दरअसल 2019 में फिल्म अभिनेत्री और रामपुर जिले की सांसद रही जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खान और मुरादाबाद सांसद एसटी हसन सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें आजम खान के करीबी और रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और बलिया में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 11 नामजद और 50 से 60 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की गाड़ी रोककर चेक करने और उनके साथ अभद्रता करने का आरोप है। दरअसल मतगणना के एक दिन पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र मंडी पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और उनके काम में बाधा भी पहुंचा रहे थे। इसके बाद अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दिनांक 9 तारीख को मतगणना स्थल मंडी पे गेट पर कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही थी और ये अफवाह फैलाई गई कि इन गाड़ियों के माध्यम से मतगणना प्रभावित की जा सकती है और उसमें सरकारी कर्मचारी थे जो आ जा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता की इन्होंने और इस तरह की रूमर फैलाई। इसलिए उसको देखते हुए करीब FIR कोतवाली में FIR दर्ज हुई, जिसमें 11 नामजद लोग हैं और 50 से 60 लोग अज्ञात हैं। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष प्रक्रिया प्रचलित है। योगी सरकार के फिर से सत्ता में लौटते ही यूपी में अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है और खौफ इतना कि खुद हिस्ट्री शीटर अपराधी थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर चिल्काना थाने की है। इलाके के अपराधी लाइन लगा करके अपने हाजिरी दर्ज करवाते दिखाई देते हैं। साथ ही फिर से अपराध ना करने की कसम भी खा रहे हैं। ये जो थानों के हिस्ट्री शीटर होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं, इनकी लगातार निगरानी की जाती है और थाना चिल्काना में अभी जब निगरानी शुरू की गई, वार्षिक निगरानी होती है, तो कई HS कम से कम 8 से 10 की संख्या में हिस्ट्री शीटर जो है थाना क्षेत्र के, वो थाने पे आए, स्वयं चल के आए और उन्होंने कहा साहब हमारी निगरानी न की जाए और हम जो है अब कभी भी अपराध जगत में नहीं जाएंगे और हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जोर शोर से सारण का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज असल में सारण से सामना हो गया। अखिलेश यादव आज सीतापुर के दौरे पर थे और इसी दौरान अखिलेश यादव के काफिले के सामने अचानक एक सांड आ गया, जिसकी वजह से सपा अध्यक्ष को अपनी गाड़ी और काफिले को अचानक ही रोकना पड़ा। जब तक सड़क पर आया सांड अपने ही अंदाज में चलता रहा। इस पूरी घटना को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर सांड का मुद्दा उठाते हुए लिखते हैं कि सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी की सफर में, जो चल सको तो चलो। और सीतापुर से लौटते वक्त बाराबंकी पहुंचे अखिलेश यादव चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय की चुस्कियों के बीच अखिलेश हल्के फुल्के मूड में नजर आए और वहां मौजूद लोगों से पूछा, भाजपा वालों ने कहीं पैसे तो नहीं बांटे? हम अगर एक बार फिर से हमें जिता देते तो। जानेंगे नहीं लखनऊ में चुनाव आयोग का नाम बीजेपी बेईमानी करा आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आज चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सामने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए क्या बातें कही, सुनिए। जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया,
भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था, उसी में कार्यक्रम हो रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज के 6 दिन बाद भी दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच रही है। देश भर में इस फिल्म को लेकर हो रही चर्चा के बीच आज वाराणसी के साधु संतों ने भी सिनेमा घर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए बर्बर व्यवहार के दृश्य को देखकर साधु संत भी भावुक हो गए। पिक्चर क्या है, वो यथार्थ है। जिस प्रकार से अत्याचार हिंदुओं के साथ हुआ है और देखने के बाद कलेजा बिल्कुल पिघल जाता है, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाँ, पिक्चर देख के बहुत दुख हुआ और हम यही कहूँगा, हिंदू जन समाज यदि निशा नहीं जागेंगे तो 10 साल या 20 साल बाद ऐसे दुर्गति सभी को होने वाली है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, कांग्रेस के राज में इसको छुपाया गया था और हम अभी शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया जाए। ये यहाँ आकर के मैंने कश्मीर में जो हुई घटना घटित है, वह एक ऐसी दर्दनाक घटना है। आज इतने दिन से इतनी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आज समाज को या पूरे विश्व में इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाती है कि कितना वहाँ अत्याचार हिंदुओं पर वहाँ हो रहा है। तो कम से कम उन लोगों जिन्होंने ये फिल्म का निर्माण किया है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देश समेत पूरे प्रदेश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकरण अभियान से आज जोड़ा गया। यह अभियान आज शुरू हो गया। यूपी में 12 से 14 साल के 84,64,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि यूपी में 29 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला डोज भी दिया जा चुका है। 82% से अधिक लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। उधर 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में 1 करोड़ 29 लाख 22 हजार से अधिक यानी कि 92% से अधिक डोजेस दिए जा चुके हैं। इनमें 65 लाख 50 हजार यानी 47% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है।